वेलकम टू आरती क्लासेस। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस चैप्टर में भी मैं एक्सप्लेन करूँगी इसको थोड़ा सा। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप पुरानी वाले वीडियोस देख सकते हैं, पुराने चैप्टर्स वाले में। और जो पहले से पढ़े हुए हैं तो ये चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने चैप्टर्स में है एज इट इज़ वैसे ही होने वाला है इस चैप्टर में भी इसका ट्रीटमेंट। ओके, तो जिन लोगों को पुराने वीडियोस में नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो पढ़ते यहाँ पे क्या बोल रहा है। इट इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स ऑफ विच एक्सपेक्टेड टू बी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं जो हम लोग करते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में, पर उसका जो बेनिफिट होता है हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में तो मिलता ही है, पर आगे आने वाले फ्यूचर जो ईयर्स होंगे उसमें भी उसका प्रॉफिट मिलता है। ठीक, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग को क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर का डेथ होता है। ठीक, इन सब टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इसे राइट ऑफ करना पड़ता है। जैसे गुडविल को राइट ऑफ करते हैं उसी तरीके से इसको भी राइट ऑफ करना पड़ता है। ओके, इसे हम लोग किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं वो देखते हैं। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर deferred revenue expenditure is written off by transferring it to the debit side of partners capital या current account in their old profit sharing ratio। इसे हमें किस तरीके से करना पड़ता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं। जर्नल एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, ये किस रेशियो में होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक चीज़ और मैं यहाँ बताऊँ कि यहाँ पे जो मैंने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है, तो अगर जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम का एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसके नेम से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेम से। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल से एक बार इसको समझते हैं और इसके एंट्रीज को देखते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ठीक, ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी डाइड ऑन 23 जून 2023। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी की डेथ हो रही है 23 जून को। ठीक, और फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड सोज अ बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ ₹20,000। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ सीज डेथ। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक बैलेंस है किसका, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जैसे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डायरेक्ट लिख दिया, तो इसे हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस नेम से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नेम से, ना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ जर्नल एंट्री पास की है और मैंने क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक, ना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक, और जो अमाउंट होगा उसे हम लोग किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, जो 20,000 रुपीज़ है उसे क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, मतलब 2:1:2। ठीक, तो अगर हम 2:1:2 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 8,000, बी का हो जाएगा 4,000 और सी का हो जाएगा कितना, 8,000 रुपीज़। ओके, इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्कर या 3 मार्कर में आते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक, रिजर्व्स हमें पता है, यहाँ पे जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटेड मतलब कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट हुआ तो वो क्या हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दिखती हैं, बैलेंस शीट में। ठीक, तो बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में दिख रहा है इसका मतलब प्रॉफिट है, और अगर
लाइबिलिटी साइड दिख रहा है, इसका मतलब लॉस है, ठीक। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। मैंने मीनिंग तो समझा ही दिया है, तो इसे भी हम लोग क्या करना पड़ता है, जब पार्टनर का डेथ होता है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक। ये सारी दोनों पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं, ठीक। अगर रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक। और उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इन दोनों को सेपरेटली मैं अभी समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या ट्रांसफर करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में, ठीक। और कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में, ठीक। अब हम लोग दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं वो किस तरीके से होती है। किसकी ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस का, ठीक। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। अगर डेबिट बैलेंस रहा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग, और जो बैलेंस शीट में होती है उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बहुत रेयर चांस में ही लिखा हुआ रहता है। हमें पहचानना पड़ता है कैसे, कि अगर एसेट साइड में लिखा हुआ है तो वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, पर अगर लाइबिलिटी साइड में लिखा होता है तो वो होता है हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो जनरल रिजर्व होती है, ठीक, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, ठीक। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं एक बार। तो थ्योरी में क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व दैट इज यूज्ड इन द मैनर एज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स, ठीक। जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं, फ्री रिजर्व्स होते हैं जो बनाए जाते हैं ऐसे, इस तरीके से कि उसे हम लोग किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ रहा है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में शॉर्टफॉल हो रहा है, तो हम लोग वहां भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में शॉर्टफॉल हो रहा है तो उसमें भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई और भी चीज है तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब जनरल रिजर्व किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ जनरल रिजर्व इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि इसका क्या यूज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल है, आप लोग इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, ठीक। तो आप लोग खुद से जर्नल एंट्री पास करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसका जर्नल एंट्री किस तरीके से होता है वो मैं बता देती हूँ। जो जनरल रिजर्व होता है, तो जनरल रिजर्व को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक। इस तरीके से जर्नल एंट्री होता है, आप लोग ये वाला देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन पढ़ के पास कर दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, ठीक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हमारे वर्कर्स के लिए बनता है, ठीक। वर्कर्स के लिए कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई वर्कर है, उसे वर्किंग प्लेस पे चोट लग जाती है, ठीक। तो उसे कोई कंपनसेशन पे तो उसे कंपनसेशन पे करना पड़ता है, ठीक। जैसे फर्म में कोई वर्कर काम कर रहा है और उसे चोट लग गई है, तो जितना भी एक्सपेंसेस होगा या एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, तो उसे कंपनसेशन जब पे करेंगे तो हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ही यूज करते हैं उस समय, ठीक। तो इसमें किस तरीके से जो है केसेस बनते हैं वो चीज पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपीज का है, 20,000 रुपीज, ओके। तो अब इसे क्या करना है हमें, ये इस रिजर्व को किस तरीके से यूज करेंगे वो चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक।
तो पहला केस में किस तरीके से होता है वो चीज देख लेते हैं। ठीक, हमारा फर्स्ट केस जो बोलता है वो बोल रहा है व्हेन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अगर वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई भी क्लेम नहीं आ रहा है, ठीक, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उसे ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में। ठीक, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक, अब उसी जगह देख लेते हैं हमारा जो दूसरा केस होने वाला है, इसमें क्या होगा, जो रिजर्व्स हैं वो, जो रिजर्व है उसे यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से यूज करेंगे वो चीज अभी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है क्लेम आएगा और हमें समझना पड़ेगा कि रिजर्व कितना यूज होने वाला है, कितना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है, या रिजर्व कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो सब चीज देखेंगे। ठीक, तो इस केस में पहला वाला देख लेते हैं, इसके अंदर में क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, क्वेश्चन में क्या हुआ, क्लेम आया है कितने का, जो कि इक्वल है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। ठीक, तो मतलब रिजर्व कितना था, 20,000 रुपीज का। ठीक, और क्लेम भी कितने का आ गया, 20,000 रुपीज का ही। तो अब क्या करेंगे, जो पूरा का पूरा रिजर्व है उसे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक, अभी ऊपर में हम लोग कहाँ किए थे, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, अब यहाँ पे क्या करना है, क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, और हाँ एक चीज और, एग्जाम्स में कभी भी नरेशन नहीं भूलना है, नरेशन हमेशा डाल के आना है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन से एक दो लाइन उठा के जो जो कुछ भी समझ में आ रहा है कि हाँ ट्रांसफर करने बोला, ये चीज ट्रांसफर करने बोला, वो चीज ट्रांसफर करने बोला है, तो उस चीज को लिख देना है उसमें। ठीक, अगर छोड़िएगा तो उसमें मार्क्स कटते हैं, 1 मार्क्स तो कटता ही कटता है उस एक चीज उसमें। ठीक, तो इसलिए नरेशन नहीं छोड़ना है, नरेशन लिख के ही आना है। ठीक, जर्नल एंट्रीज में। ओके, तो अब देख लेते हैं सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, अब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है वो, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व बना है उससे कम क्या हुआ है, क्लेम आया है। ठीक, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, 20,000 रुपए का, और क्लेम आया है 10,000 रुपए का। ठीक, तो 10,000 रुपए का क्लेम आया, तो हमारे पास कितना रुपीज अभी और बचता है रिजर्व में, 10,000 रुपीज। ठीक, तो इस 10,000 को क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक, और ये वाला 10,000 को हम लोग ले जाएंगे किसमें, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। ठीक, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक, इन सारे ट्रीटमेंट्स में क्या होने वाले हैं, ओल्ड रेशियो हमेशा याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग और देख लेते हैं, एक लास्ट इसका एग्जाम्पल है वो चीज हम लोग समझते हैं। ठीक, तो लास्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, लास्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, तो रिजर्व हमारे पास कितने का था, 20,000 रुपीज का। ठीक, और हमारे पास क्लेम कितना आ गया है, 30,000 रुपीज का। अब ये जो 10,000 है इसे हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक, अब ये तो कम पड़ गया 10,000 रुपए, इसे हम लोग कहाँ से ट्रांसफर करके लाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक, तो इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें दो एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ठीक, तो हमारी पहली एंट्री ये होने वाली है और उसके नीचे हमारी ये दूसरी एंट्री होने वाली है। ठीक, तो पहली एंट्री क्या होगी, वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 10,000 रुपीज है इसे हम लोग ले जाएंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन में। ठीक, और जो 20,000 रुपीज होगा वो हमारा आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले में। ठीक, तो हम कुछ इस तरीके से इसे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि मैं इसे पहले रेस करती हूँ। ठीक, तो ये जो रिजर्व वाला है, ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, 20,000 रुपीज। ठीक, और ये जो रिवैल्यूएशन वाला है इसमें रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपीज, और फिर यहाँ पे पूरा इक्वल 30,000 रुपीज। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक,
और अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी एंट्री में क्या करेंगे। अब दूसरी एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जो रीवैल्यूएशन का जो बैलेंस है, तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, लॉस होगा, ठीक। तो जब भी लॉस होता है तो उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है, आप लोग इसे खुद से भी ट्राई करिएगा। ठीक, तो मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग से जरूर बन जाएगा ये वाला, ठीक। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, मैच करने के लिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझा देती हूँ, ठीक। आप लोग क्वेश्चंस को ना खुद से प्रैक्टिस करिएगा, मैंने अच्छे से थ्योरीज तो समझा ही दिया है, ठीक। तो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, पहली बात, ठीक। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वैसा रिजर्व है, जैसे इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है, हम लोग ने कोई स्टॉक परचेज किया है, ठीक ठीक। तो उस समय, तो उसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक। हमने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट या कहीं पे भी हम लोग समझ सकते हैं, या कोई शेयर्स परचेज किया है, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक। तो अगर वहां पे लॉस होता है तो हम लोग, तो जो उसका जो वो लॉस होता है उसे हम लोग किससे सेटल करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक। इनकेस अगर होता है तो, ठीक, तो वैसे अगर वैसा सिचुएशन आता है, कोई लॉस इनकर्ड हो जा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने किया है उसमें, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उस वक्त हमारा है, उस वक्त हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हेल्प लेते हैं, ठीक। तो मैंने तो समझा ही दिया है थ्योरी, अब हम लोग ना प्रैक्टिकल पे आते हैं कि इसमें कितने तरीके के केसेस होते हैं, ठीक। इसमें टोटल 3 मेन तरीके के केस होते हैं, उसके अंदर भी कुछ और केसेस होते हैं, मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे पहला केस क्या बोलता है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले हम लोग देख लेते हैं, एक हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं, ठीक। ये जो हमारा है, ये 20,000 रुपीज का क्या है, हमारा रिजर्व बना लिया मैंने, ठीक। अब देख लेते हैं हमने इन्वेस्टमेंट कितने का की है, वो चीज देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है 1,00,000 रुपए का, ठीक। ये 1,00,000 रुपए की हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये चीज याद रखना है। अब जो इन्वेस्टमेंट की, ये जो हमारा है ना बुक वैल्यू है, ठीक। यहाँ पे मैं बुक वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक। और अब हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक। यहाँ पे दो चीज रहता है, बैलेंस शीट में हमारे पास रहेगा बुक वैल्यू, और हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्या, मार्केट वैल्यू, ठीक। तो हम लोग बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक। तो जैसे हमारी मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, उसके बराबर है किसके, बुक वैल्यू के। जैसे हमारी मार्केट वैल्यू भी क्या है, 1,00,000 रुपए ही है, ठीक। अभी भी 1,00,000 रुपए है, ना बढ़ी है ना घटी है, ठीक, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो उस समय क्या करेंगे, जो हमारा रिजर्व है उसे पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे, कब, कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, उनके ओल्ड पीएसआर में, ठीक। ये वाला तो हम लोग जानते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे की केसेस में कि जब कम पड़ता है या ज्यादा पड़ता है तो उस समय हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले तो हमारा रिजर्व कितने का था, ठीक। 20,000 रुपीज का हम लोगों ने रिजर्व बनाया, 1,00,000 रुपए की हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट थी, ठीक। ये बुक वैल्यू है, ठीक। और अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक। तो हमारे इस केस में क्या हो रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है वो लोअर देन होगी किससे, बुक वैल्यू से, ठीक। तो इसमें भी 3 केस बनता है, जब लोअर देन होता है कि कितना लोअर देन होता है, वो चीज अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग, पता है यहाँ पे एक और चीज होता है, जो कंपैरिजन होता है इसके बीच में, जो हमारा, जैसे कि जो लॉस हुआ है वो रिजर्व से हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। वो चीज का भी कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि हमारा 1,00,000 रुपए बुक वैल्यू है, और हमारा जो लॉस हुआ है वो कितने, और हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है, 90,000 रुपीज, ठीक। अब ये 90,000 रुपीज हमारी जो है मार्केट वैल्यू है, तो हमारे 10,000 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, इन्वेस्टमेंट से,
अब इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20,000 का है, और लॉस कितने का हुआ है, 10,000 रुपीज। अभी भी अब इसमें से लेस कर देंगे इसको, ठीक। तो अब कितना बचा, 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज जो बचा है इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक। और ये जो 10,000 रुपीज है इसे कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट में। और जो ये वाला अमाउंट था इसे हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक। और अब एक केस और देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा केस था, पहला केस, ठीक। यहाँ वाला केस को हम लोग समझाएं, ठीक। ये केस को मैंने समझा दिया। अब मैं समझाने वाली हूँ ये वाला केस, ठीक। तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, इसको चेंज अमाउंट चेंज करती हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गया, 80,000 रुपीज, ठीक। 80,000 रुपीज का अब हमारा क्या हो गया है, मार्केट वैल्यू हो गया है, ठीक। अब क्या हो गया, हमारा 20,000 रुपीज का लॉस हो गया है, ठीक। ये जो 20,000 रुपीज है अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक। अब ये 20,000 रुपीज हो गया, ठीक। पहले तो इरेज कर देते हैं इसको, काफी मिस दिख रहा है। ₹80,000 का क्या हुआ हमारा मार्केट वैल्यू, 20,000 रुपीज का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, ठीक। इसको कंपेयर करेंगे इससे, ठीक। अब 20,000 रुपीज का जब हमारा लॉस हो गया तो हमारा कितना बचा, इन्वेस्टमेंट जीरो, मतलब जो रिजर्व का वैल्यू है वो जीरो बचा है। तो अब हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक। अगर रिजर्व बच जाता है तो उसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर रिजर्व नहीं बचता है तो उसे कुछ भी नहीं करना है, तो हम लोग करना है, ठीक। अगर रिजर्व बच जाता है तो हमें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक। अब ये जो पूरा 20,000 रुपीज का जो हमारा शॉर्टफॉल हुआ, ठीक, जो लॉस हुआ, तो हम लोग जो रिवैल्यू जो रिजर्व का अमाउंट है उसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ठीक। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। अभी यहाँ पे देखो एक केस हुआ, कौन सा केस हुआ, ये सेकंड नंबर जो मैंने समझाया, ठीक। पर यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो रिजर्व का वैल्यू है वो लॉस जो हुआ था उसके वैल्यू के बराबर है, ठीक। अब ऐसा भी एक केस हो सकता है कि जिसमें क्या हो जाए कि जो लॉस का वैल्यू है, ठीक, जो लॉस हुआ है वो क्या हो जाए कि जो रिजर्व है उससे ज्यादा हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये लॉस हो गया, ठीक, ये लॉस हो गया। अब ये लॉस क्या हो गया है, ज्यादा है किससे, रिजर्व के। तो हमारा 10,000 रुपीज का भी अभी क्या हो गया है, रिजर्व में शॉर्टफॉल हो गया है, ठीक। तो रिजर्व कम पड़ गया है। अब इस रिजर्व को कहाँ से हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग इसे शिट इस रिजर्व को हम लोग इस रिजर्व के शॉर्टफॉल को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक। तो जैसे हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, ठीक। अगर रिजर्व कम पड़ जाता है तो उसे हम लोग कहाँ से एडजस्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन से, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा दो एंट्री होने वाला है। तो पहले एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो अमाउंट होगा जो रीवैल्यूएशन का है वो शॉर्टफॉल वाला अमाउंट होगा, जो कि ये हम लोगों ने निकाला अभी यहाँ पे, ठीक। अब हमारी जो दूसरी एंट्री पास होगी वो कौन सी होगी, जो रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है उसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, ठीक। तो हम लोग किस साइड में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, डेबिट साइड में, ठीक, क्योंकि वो लॉस है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कहाँ पे करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में, ओके। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। और कौन से रेशियो में करना है, ओल्ड पीएसआर में, ओके।
अब हम लोग लास्ट केस समझते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा केस है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं, जो रिजर्व है, ओके, रिजर्व हमारे पास कितने का है, 20,000 रुपीज़, शुरू से देखते आ रहे हैं, ओके, और हमारे इन्वेस्टमेंट कितने का हो रखा था, 1,00,000 रुपए, बुक वैल्यू थी। ठीक, अब जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी हो गई है, 1,30,000 रुपए। ठीक, अब इसमें जो 30,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक, ये 30,000 रुपए प्रॉफिट है, तो इसे हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है और रिजर्व भी बच गया। ठीक, जब प्रॉफिट हुआ है तो रिजर्व यूज नहीं आया, तो रिजर्व भी बचा हुआ है, प्रॉफिट भी है, तो इन दोनों को हम लोग, ये जो हमारा 20,000 रुपीज़ है और ये 30,000 रुपीज़ है, इसे किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक, इसकी एंट्री किस तरीके से हम लोग करेंगे, ओके, देखते हैं। तो पहली एंट्री हमारी क्या होने वाली है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक, तो ये हमारी एंट्री किस चीज़ की हो जाएगी, जब हम लोग जो रिजर्व का अमाउंट था उसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में। ठीक, तो ये 20,000 रुपीज़ जो हमारा रिजर्व का वैल्यू है वो चला जाएगा। अब हमारे पास कितने का, 30,000 रुपीज़ का क्या था, प्रॉफिट था। ठीक, ये हमारा प्रॉफिट था। अब इसे किस तरीके से करेंगे, ठीक, जो वो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन में। ठीक, रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 30,000 रुपीज़। ठीक, अब ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में। ठीक, तो ये जो हमारा 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट था इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, इस तरीके से हम लोग ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप लोग इसे ट्राई करिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, ये हमारी जो हो गई है बुक वैल्यू है। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा क्या गिवन है, मार्केट वैल्यू। ठीक, इसे हम लोग को पहले इससे कंपेयर करेंगे। ठीक, फिर जो लॉस, या अगर लॉस हुआ है तो उसे हम लोग, जैसे कोई अमाउंट है लॉस का, ठीक, तो उसे हम लोग कंपेयर करेंगे इससे, रिजर्व से। ठीक, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मैच करिएगा बनाने के बाद, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस चैप्टर में थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ देख लेते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ द डेथ। ठीक, जैसे कि कोई पार्टनर डेथ किया है, जैसे ये हमारी अकाउंटिंग ईयर है, ओके, तो हमारा पार्टनर, ये एक पर्टिकुलर मंथ है, इसमें जो है पार्टनर मरा है, ओके, डेथ कर गया है, ओके। ये जो इतना दूर ये पार्टनर ने काम किया है, ठीक, इतना, ये यहाँ से यहाँ तक के प्लेस में, तो अगर इस पीरियड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा। जो मतलब पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसके जो एग्जीक्यूटर होते हैं उन्हें देना पड़ता है। ठीक, तो उसे हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक, तो थ्योरी एक बार देख लेते हैं, यहाँ क्या मैंने लिखा है वो चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो थ्योरी में क्या बोल रहा है, डिजीज्ड पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक, similarly he bears loss if any incurred by the firm during this period। ठीक, यहाँ पे वही बताया मैंने कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो जो डिजीज पार्टनर होता है वो इंटाइटल्ड होता है उस प्रॉफिट के लिए। अगर कोई लॉस होता है, ठीक, अगर कोई लॉस होगा तो उसे भी बियर करना पड़ेगा डिजीज पार्टनर को। फिर आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट
Deceased partners profit share for the period is taken by the remaining partners either in their profit sharing ratio or as is agreed by the partners. Okay, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर होगा उसे क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे। ठीक, या फिर ये लोग एग्री करेंगे जिस रेशियो में उसके शेयर को लेना है। ठीक, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन it is assumed that deceased partners profit share is taken by the remaining partners in their profit sharing ratio. ठीक, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर होगा वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में लेने वाले हैं, जो उनका ओल्ड टीएसआर है उसमें। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जर्नल एंट्री। ठीक, कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होती हैं वो हमें देखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे दो तरीके की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो पहली सिचुएशन में क्या बोल रहा है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंजेस। ठीक, मतलब कि जो पार्टनर के डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो उस समय किस तरीके से जो है डिजीज पार्टनर को उसका प्रॉफिट देंगे अप टू द डेथ। ओके, तो प्रॉफिट के लिए हमारी ये एंट्री होगी और लॉस के लिए हमारी ये एंट्री होगी। ठीक, यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को कि जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, वो चीज हमें देखना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं होता है तो उस समय हम लोग ये दोनों एंट्रीज को पास करने वाले हैं। अगर लॉस के केस में ये पास करेंगे और प्रॉफिट के केस में ये करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक सस्पेंस अकाउंट को हम लोग को ओपन करना पड़ता है इस टाइम पे। ठीक, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और उसके बाद एक चीज और होती है। ठीक, और अगर लॉस होता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रिमेनिंग पार्टनर का चेंज हो जाता है। ठीक, चेंज हो जाता है तब, अगर प्रॉफिट है तो उस समय हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे, अगर लॉस है तो कौन सी एंट्री पास करने वाले हैं वो चीज देख लेते हैं। ओके, अगर प्रॉफिट है तो ये पहले तो ऊपर वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक, यही वाली पुरानी एंट्री सेम रहेगी यहाँ पे, और उसके बाद एक और एंट्री पास होने वाली है, वो क्या होगी मैं बताती हूँ। दूसरी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक, और इसे किस रेशियो में करना है, गेनिंग रेशियो में। ठीक, चेंज हुआ है तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो कोई पार्टनर गेन करता है तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ठीक, तो जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनका क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ओके, या हम लोग एक और अल्टरनेटिव केस में हम लोग एक और एंट्री जो है पास कर सकते हैं इन दोनों एंट्रीज के बदले पे एक सिंगल एंट्री। ठीक, वो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, आप लोग जहां तक हो सके ये वाली एंट्री पास करो क्योंकि ये बहुत सिंपल है, एक बार में ही याद रह जाएगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, एक बार में ही एंट्री पास हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो और किस रेशियो में करना है, गेनिंग रेशियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका प्रॉफिट अप टू द डेथ किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग यहाँ तक बनाइए और समझिए, तब तक आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ओके।